भी यही कहा जा रहा है, पर्सनल कटाक्ष करके उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। 19 जून 2020 को याद है, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो जब भी चीन की बात आती है, प्रधानमंत्री के ये अल्फाज एक तरह से गूंजने लगते हैं कि अगर फिर पूछा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि कुछ नहीं हुआ है, कोई आया गया नहीं है। तो सवाल फिर ये है कि 19 दौर की कमांडर लेवल की कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत हो रही है तो देशों के बीच, वो किस वजह से हो रही है फिर? बुशरा जी, पहले 1 किलोमीटर में 3 तरह के जोन होते थे। मैं एलएसी की बात कर रही हूँ। डिसएंगेजमेंट जोन, बफर जोन और एनकैम्पेनमेंट जोन। अब वो पूरे उस हिस्से को बफर जोन कर दिया गया है। चीन हमारे तरफ 1-2 किलोमीटर अंदर आया और उसके आगे का 2 किलोमीटर जो है वो बफर जोन कर दिया। तो अगर हम अलोंग साइड एक पूरी परिधि में अगर हम उस 4 किलोमीटर को देखें और 3000 किलोमीटर की जैसी हमारी एलएसी की लगभग इतनी मानी जाती है, तो अपने आप इमेजिन किया जा सकता है कि कितना वो अंदर आया। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। दिक्कत एक ये हुई है हमारे पूरे समाज में, या मैं कह दूं कि हमारे सेनाओं के साथ, कि जो हमारे सीनियर लोग थे, जो वेटरन्स थे, ये रेवाड़ी की एक सभा हुई थी 2014 में, उसमें ये लोग सब नरेंद्र मोदी जी की बातों में आ गए थे। और उसके बाद कांग्रेस ने चूंकि फरवरी 2014 में 500 करोड़ रुपए या एक अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर कर दिया था ओआरओपी के लिए, वो बजट में छोड़ कर गए थे। तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो वो उन्होंने अमाउंट पहला वाला रिलीज किया और ये कहा कि हम ओआरओपी दे रहे हैं, लेकिन वो ओआरओपी नहीं था, वन टाइम इंक्रीमेंट ऑफ पेंशन उन्होंने दिया था जो लोग पुराने समय से थे। तो बहुत सारे ऐसे फौजी अधिकारी हैं रिटायर्ड जिनको 45 लाख तक पैसे मिले। तो पैसों से मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के जो सोचने की शक्ति थी वो उन पैसों के हवाले हो गई, और उसके कारण से ये सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इस तरह गुणगान करने लगे कि धीरे धीरे जब आर्म फोर्सेस के लोगों के साथ अलग अलग तरह की चीजें होती गई, जैसे पहले हमारे जो रिहायशी एरियाज थे जहां पर हमारे सर्विंग ऑफिसर्स की फैमिली और जवानों की फैमिली रहती थी, वहां से जब सिविल रोड्स निकले तो आवाज नहीं निकाल पाए। जब अधिकारियों का राशन बंद कर दिया गया जो उन्हें मिलता था, उसके जगह में पैसे शुरू हुए, तो थोड़ी बहुत आवाज निकली और लोगों ने उसके बारे में, क्योंकि अब चोट उनके ऊपर लगी थी, तो उन्होंने इसके ऊपर टेकअप किया, तो वो फिर वापस बहाल हुआ। इसी तरह से सीएसडी में बहुत सारी रैशनिंग हो गई। तो जिस तरह से आर्म फोर्सेस पहले हक से हर साल में 2 बार डीए मांगा करती थी, हर 10 साल में उनको एक पे कमीशन मिलता था, इस सरकार ने चूंकि बहुत ज्यादा, हमारे पूर्व सैनिकों ने बहुत ज्यादा इनकी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि आज जब इनके साथ अग्निपथ जैसी स्कीम सामने आके खड़ी हुई तो सारे लोग तिलमिला गए। मैं आपको बताऊं 95% लोग जो हैं वेटरन्स और सर्विंग ऑफिसर्स, वो अग्निपथ के फेवर में नहीं है। लेकिन बोले कैसे? इतना ज्यादा किसी के सामने सरेंडर कर देना, और वो एक सांप्रदायिकता जो उनके अंदर भर गई है, उससे अब वो पार नहीं पा पाए। और दूसरी चीज, उनको ये भी शर्मिंदगी होती है कि लोगों से आप कैसे कहें कि हमें किसी ने बेवकूफ बना दिया। इतना उनके अंदर आत्मसम्मान इतना ही बचा है कि देश को छोड़ो, बस अपना ये देख लो कि हम किसी से बेवकूफ बनाए गए हैं। अब आपको मैं बताऊं कि एक बहुत ही मुखर मेजर जनरल साहब हैं, जब 2021 में, फरवरी की 2021 में हमारी सेनाएं कैलाश रेंजेस से उतार ली गई थी चाइना से बात करने के बाद, तब मैंने उनसे पूछा था कि आप इस तरह से सरकार के फेवर में बोला करते हैं, आप ये बताइए कि क्या कैलाश रेंजेस से हमारी सेनाओं का उतर आना एक अच्छी बात थी? तो अचानक उनके चेहरे पर मैंने वो असमंजस देखा, शर्म देखी, और तब उन्होंने कहा कि हाँ, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली गलत डिसीजन था। तो जब हम नेगोशिएट करने की स्थिति में ही नहीं थे, जब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम वर्किंग मैकेनिज्म फॉर काउंटर एंड कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ एक नाम था, WCMM, वर्किंग WMCC करके था, जो कि अप्रैल 2021 में उन्होंने किया था, तो उसमें भी जो 3 मुद्दे थे कि एलएसी का सम्मान करेंगे, अपनी तरफ से कोई इस तरह से एग्रेशन नहीं करेंगे, वो सारी चीजें चीन ने कहीं पर भी नहीं मानी। आज हम अपने
ना केवल जो पेंगोंग सो में जहां पर हम 8वें फिंगर तक अपनी पेट्रोलिंग करते थे, आज हम फिंगर 3 तक सिमट गए हैं। इसी तरह से जैसे हेमंत जी ने पहले ही बता दिया कि गालवान डेप्सोंग एरिया में कितने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट जा चुके हैं। उधर लद्दाख में भी चीन अपने बहुत सारी एक गांव का निर्माण कर चुका है। गांव क्या बोलेंगे, बिल्कुल कंक्रीट का जंगल है वो तो। और उत्तराखंड में भी बाराहूती तक जाकर आकर जा चुका है चीन। तो ऐसे में मैं पाती हूँ, अच्छा हेमंत जी ने एक बात कही, मुझे तो नहीं मालूम कि ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि 13 बार कूटनैतिक वार्तालाप हुआ। मुझे तो ऐसा मालूम है कि जब जब ये 19 बार जो मिलिट्री लेवल की टॉक्स हुई है, इसी में 6वीं या 7वीं टॉक्स के बाद एक डिप्लोमेटिक जो विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि है वो भी आकर बैठ जाता है। तो फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हुई हैं, एक तो हम रक्षा मंत्री के लेवल पे मान लें जो कि सितंबर 2020 में हुआ था और जिसकी कोई बातचीत आगे नहीं आई। जो भी उस समय जो उन्होंने कहा था कि हमने कुछ साइन किया है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आए। लेकिन अभी 15 जुलाई को रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 2 घंटे से ज्यादा की उनकी बातचीत हुई है चीन के रक्षा मंत्री के साथ। उसका डिटेल भी आज किसी दूरदर्शन के पास, किसी टीवी चैनल के पास हो, मुझे इसमें शक है। और जो जयशंकर जी हैं वो भी सितंबर 2020 में एक बार गए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में, कूटनैतिक इच्छा शक्ति में कहीं एक डर समा गया है कि हम वहां बात करेंगे और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और यहाँ अगर मीडिया में खबर लीक हो गई कि ये वार्ता असफल हो गई तो हमें बड़ी शर्म आएगी। अब जैसे G20 का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि G20 में इतने बार मीटिंग्स हुई हैं, मेरे ख्याल से 50 के ऊपर हो चुकी हैं और अलग अलग शहरों में हुई हैं। क्या कभी ये निकल के आया कि कोई सा ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है? सारा का सारा डिस्कोर्स जो है वो कौन चाट पकौड़ी खा रहा है, कौन कहाँ घूम कर आया है, किसने हमारी विरासतों की तारीफ की, किसने हमारी मूर्तियां देखी, इसके ऊपर सिमटा हुआ है। भारत ने कौन से एक मुद्दे पर सबका साझा वक्तव्य लेने में सफलता प्राप्त की, ये तो G20 की सफलता होगी। तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। अब जयशंकर जी को देखिए, उनके अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है क्या करता है? किसी भी जगह की विदेश नीति के बारे में हमको ये नहीं पता चलता कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ वहां पर कोई समझौता करके आए हैं, वहां कोई बातचीत करके आए हैं, उसके डिटेल्स नहीं आते। क्या होता है? वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। यानी कि क्या विदेश नीति का काम किसी दूसरे देश में जाके प्रधानमंत्री के लिए वहां का सर्वोच्च सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना रह गया है, या उसके लिए लॉबिंग करना रह गया है? क्या देश इस लेवल पे आ गया है कि प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिल जाए, बाकी कुछ हो या ना हो? आपको मालूम है कि पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए के करीब चाइनीज कंपनी से चंदा आया है, चाहे उसमें हुआवे हो या कोई दूसरी कंपनी हो। तो सबको मालूम है, ये पब्लिक डोमेन में ये वाली बात आई है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 4 बार चीन गए थे। कभी उन्होंने कहा था कि हम शुगर मिल की बात करने गए हैं, कभी कुछ करने गए हैं। इसी तरह से राम माधव जैसे आरएसएस के लोग 2-2, 3-3 बार चीन जाकर आए हैं। तो चीन से एक तरह का डर जो हम विदेश मंत्री की बातचीत में देखते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसके साथ कैसे उसके साथ हम लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें, और फिर प्रधानमंत्री का क्लीन चिट देना, चीन से इंपोर्ट में इस कदर इजाफा हो जाना, ये सारी चीजें यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल है, इतना बुरा हाल है। हमारे प्रधानमंत्री को चीन के सामने हेकड़ी जताने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हर बार वो ऐसी जगह, जब एससीओ की मीट में मिले थे सितंबर 2022 में, तब भी प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर शी जिनपिंग से बात नहीं कर पाए। और अभी भी जब वो ब्रिक्स में गए हैं तो क्या ही उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री जी इस इंग्रेशन के मुद्दे पर शी जिनपिंग के सामने आवाज भी उठा पाएंगे, कुछ कह भी पाएंगे। अगर होगा तो हम सबको खुशी होगी, उतनी ही खुशी होगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब एक तरफ चीन का ग्लोबल टाइम्स ये छापता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो जो ECCM क्लोथिंग है, यानी कि जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाली क्लोथिंग की कमी से वो 20 जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी मौत इसलिए हुई है, और हमारी सेना को आज भी उसी तरह के इक्विपमेंट की, उसी तरह के कपड़ों की कमी है। और सबसे खराब बात यह है कि MOD के वेबसाइट से
ये सारी सूचनाएं हटा दी जाती हैं कि कितने सैनिक हमारे फ्रॉस्ट बाइट के कारण चले गए, शहीद हो गए, कितने लोग अपनी ड्यूटी पर, लाइन ऑफ ड्यूटी पर खड़े खड़े शहीद हो गए। और यहाँ तक कि और भी जिस तरह से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट में काफी कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखा जाता था, आज वो भी आप नहीं देख सकते।